अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने 6 लेक्चर कवर किए थे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSY 402 के। अब नाउ सेवन्थ लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट वीडियो है ये, कंट्रोल इन इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन चैप्टर है हमारा। यहाँ पे जो आपको हाईलाइटेड येलो हाईलाइटेड जो नज़र आ रहे हैं वो MCQs हैं, और जो ग्रीन हाईलाइटेड हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं। ये आपने नोट डाउन करते जाना है। आपने अपने हैंडआउट्स पे अच्छे से इसको हाईलाइट कर लें ताकि आपको ये याद रहे कि क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। करेक्टरिस्टिक क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड में, क्या क्या चीज़ें उसकी करेक्टरिस्टिक की, उसकी खसूसियात क्या हैं, ठीक है। उसमें रैंडम असाइनमेंट, मैनिपुलेशन, और ये जो येलो हाईलाइट है इसमें डेफिनेशन दी हैं। रैंडम असाइनमेंट की डेफिनेशन आ सकती है और मैनिपुलेशन की भी। एंड देन ये दोनों टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंटरनल वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। रैंडम असाइनमेंट और मैनिपुलेशन इंटरनल वैलिडिटी बढ़ाती हैं। सो कंट्रोल ग्रुप जो है उसका यूज़ क्या है, ये तीनों पॉइंट्स देखने हैं आपने। तीनों से जो है वो आ सकते हैं MCQs। इक्विवेलेंट ग्रुप क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन, रैंडमाइजेशन की डेफिनेशन अगेन, एंड देन टेबल, हम उसको जो रैंडमाइज कैसे कर सकते हैं तो उसके जो 3 तरीके हैं। एक ड्रॉ नेम आउट ऑफ द हैट, ठीक है, और दूसरा आपने थ्रो डाइस, किसी भी पर्सन को वो स्टेप फॉरवर्ड करे, कोई पर्सन वो डाइस थ्रो करे। इवन वाले एक ग्रुप में जाएंगे, ओड वाले दूसरे ग्रुप में। सो दैट इज़ कि तीनों जो ऑप्शन है उसको देख लेना है आपने। टेबल ऑफ रैंडम नंबर से हम सेलेक्ट कर सकते हैं रैंडम नंबर, रैंडम पीपल। सो रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन क्या होता है, इसमें आपने ये इसकी डेफिनेशन करनी है। ब्लॉक्स में हम उसमें कुछ भी हो सकता है, क्लासरूम, रेस, एज, कोई भी क्राइटेरिया हम रख सकते हैं एक ब्लॉक बनाने के लिए। देन इंश्योर इक्विवेलेंस, मैचिंग का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इसका मैचिंग कैसे करते हैं हम, तो ये आ सकता है क्वेश्चन में कि आप मैचिंग को डिफाइन करें, मैचिंग की एग्जांपल दें, और हाउ कैन यू डू मैचिंग इन द रिसर्च। प्रॉब्लम्स विद मैचिंग के साथ प्रॉब्लम क्या हैं, ये MCQs में भी आ सकता है और क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैचिंग में हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये मैचिंग टाइम कंज्यूमिंग होती है। सारे वेरिएबल्स हम सारे इसमें जो सब्जेक्ट हैं वेरिएबल्स वो मैच नहीं हो सकते। इसमें हमारे लिए फिर हमें ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स चाहिए, सैम्पल साइज चाहिए ताकि हम उसको मैच कर सकें। ये उसके ड्रॉबैक है मैचिंग का, ठीक है। इसमें आप वर्डिंग चेंज करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन बात वही है कि आप मैचिंग के ड्रॉबैक्स क्या हैं, मैचिंग में प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट आर द इश्यूज़ इन मैचिंग में इश्यूज़ क्या हैं। सो दैट इज़ कि उसको कंसेप्चुअल कर देते हैं थोड़ी वर्डिंग चेंज करके। आप बस इस तरह याद कर लें कि मैचिंग के ये मसले हैं। अब वेज ऑफ कंट्रोल है, वेज टू कंट्रोल। अब कंट्रोल कैसे करते हैं हम इंडिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन में, और यहाँ पे इसकी 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे भी ये MCQs में भी आ सकता है कि एक्सट्रानियस वेरिएबल को हम कांस्टेंट रखते हैं। स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होता है, सिस्टमैटिक मैनिपुलेट करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सट्रानियस वेरिएबल। फिर एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या कौन से होते हैं ये पीछे भी पढ़ लिया। अच्छा, डिमांड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जो जो पार्टिसिपेंट होते हैं एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं वो एक हाइपोथेसिस असम्पशन बना लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट का पर्पस है, तो उस हवाले से वो अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। ये हॉथॉर्न इफेक्ट भी यही है कि आपका ओरिजिनल कंक्लूजन है बेस्ड ऑन वीक एविडेंस, के वीक एविडेंस पे बेस करता है, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है कि उन्हें अंदाज़ा हो गया था आप ये एक्सपेरिमेंट जो है इस हवाले से है। एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स एक्सपेरिमेंटर का बायस जो भी इसमें इंक्लूड है और इसकी डेफिनेशन। एंड देन डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट किसी लिए होता है कि एक्सपेरिमेंटर का बायस जो है वो कंट्रोल कर सकें हम। सो एक्सपेरिमेंटर और रिसर्च पार्टिसिपेंट दोनों को पता नहीं होता कि कौन सा ट्रीटमेंट कंडीशन जो है वो उन्हें दी जा रही है, किस ट्रीटमेंट में वो है। डिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन में आप विद इन सब्जेक्ट डिज़ाइन है, यहाँ पे भी इसकी डेफिनेशन आ गई। उसके बाद इसमें कैरी ओवर इफेक्ट्स कौन से होते हैं, काउंटर बैलेंसिंग का यहाँ पे आएगा कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन आ जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो विद इन ग्रुप डिज़ाइन हमारे पास डिपेंडेंट ग्रुप डिज़ाइन भी जिसे बोलते हैं दोनों, ठीक है, वे में। और यहाँ पे मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट जनरल प्रैक्टिस इफेक्ट है, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस आपकी हो जाती है एक टाइम पे करते हैं, तो वो ये मोस्टली होता है विद इन ग्रुप डिज़ाइन में, डिपेंडेंट ग्रुप में। फिर काउंटर बैलेंसिंग क्या होता है कि आप मेक श्योर करते हैं कि सारे पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑर्डर्स जो है वो यूज़ करें आप। नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी,
और यहाँ पे बता रहे हैं कि 3 ट्रीटमेंट है अगर तो आपने 6 ऑर्डर्स दे रखने हैं, 4 ट्रीटमेंट है तो 24 ऑर्डर्स बनेंगे, 5 ट्रीटमेंट है तो 120 ऑर्डर्स बनेंगे। ये MCQs में आ सकते हैं। विद इन ग्रुप डिज़ाइन है, विद इन ग्रुप डिज़ाइन में ऑर्डर इफेक्ट बायसिंग डेटा। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर इफेक्ट है कि ऑर्डर इफेक्ट जो है डेटा को बायस कर सकता है। उसका सोल्यूशन क्या है? रैंडमाइज ऑर्डर, कि हम उसको रैंडमाइज ऑर्डर में रखें तो फिर इस तरह हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, रिजल्ट को बायस जो है वो उससे सिक्योर कर सकते हैं। काउंटर बैलेंसिंग है नेक्स्ट। काउंटर बैलेंसिंग में डिज़ाइन है, जो कौन कौन से डिज़ाइन यूज़ होते हैं, ABBA, BA, AB। सो लैटेंट स्केयर डिज़ाइन, ऑर्डर इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा डिज़ाइन हम यूज़ कर सकते हैं? दैट इज़ लैटेंट स्केयर डिज़ाइन। ये बस MCQs में याद रखना है। मैच्ड ग्रुप है, तो मैच ग्रुप कैसे करते हैं? असाइन कर देते हैं एक मेंबर को एक सेट में और दूसरे उससे जो है वो इस तरह पेयर बना के तो हर मेंबर को जो है वो इस तरह कर देते हैं असाइन ग्रुप्स में। स्मॉल एंड डिज़ाइन है, स्मॉल एंड डिज़ाइन की डेफिनेशन करनी है। सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई थी। एलिमेंट्स चेक करें कि कौन से एलिमेंट्स हैं। ये 3 जो पॉइंट्स दिए हैं मैंने एलिमेंट्स के नीचे कि सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन के एलिमेंट्स कौन से हैं। सब्जेक्ट यूजुअली ऑन कंट्रोल, रिपीटेड मेजर एंड डिज़ाइन बेसिस, ये तीनों दिए होते हैं। और ये पूछा होता है, ये हम वो कहेंगे तीनों हैं, या फिर इन जो एक्सेप्ट मतलब इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इन तीनों के अलावा जो है वो कौन सा नहीं है। तो ये तीनों हो सकता है दिए हों और जो नहीं है इसमें वो पूछा गया हो। तो ये आपने MCQs देख लेना है अच्छे तरीके से। एलिमेंट्स हैं सब्जेक्ट यूजुअली ऑन कंट्रोल, रिपीटेड मेजर्स, डिज़ाइन फेजेस, ये 3 एलिमेंट्स हैं सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन के। देन सिंगल सब्जेक्ट डिज़ाइन, उसमें टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है, डिपेंडेंट मेजर, एस्टैब्लिश बेसलाइन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, ये तीनों टाइम सीरीज एनालिसिस हैं। स्मॉल एन एक्सपेरिमेंट है, उसमें हम स्मॉल सब्जेक्ट स्मॉल एन से आप वो पूछ सकते हैं कि स्मॉल एन क्या है यहाँ पे। तो स्मॉल एन डिज़ाइन स्मॉल सब्जेक्ट डिज़ाइन मीन्स सब्जेक्ट। तो ये एक्सपेरिमेंट आर कॉमन साइकोफिजिकल, क्लिनिकल, क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट हमारे पास मिक्स्ड डिज़ाइन। मिक्स्ड डिज़ाइन की डेफिनेशन करनी है और ये उसके शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी है कि मिक्स्ड डिज़ाइन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ उसको डिफाइन करना है। स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन क्या होते हैं, कंट्रोल कंडीशन क्या होती है। कंट्रोल ग्रुप जो है वो रिसीव नहीं करता कोई भी ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मोर देन 1 बेसलाइन। एक से ज़्यादा बेसलाइन चाहिए होती हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स में। क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, उसको डिफाइन करें क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन विद एग्जांपल, और यहाँ पर उसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है, उसके स्टेप्स बताने हैं। और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट है 1 ग्रुप, उसमें क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल है और उसमें क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट नेचुरल एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। कॉन्टेक्स्ट फॉर क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल, कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में हम क्वाज़ी एक्सपेरिमेंट को यूज़ करते हैं। सो मैनी वेरिएबल्स कैन नॉट बी, हम उसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकते वेरिएबल्स की, क्योंकि हम नेचुरल सेटिंग में कर रहे हैं तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट द एक्सपेरिमेंटल कि हम उसको लैब में कर रहे हैं, तो दैट्स वाई वो हम उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। और दूसरा डेट्रिएंट, दूसरी रुकावट क्या है मैनिपुलेशन में वेरिएबल्स की, दैट इज़ एथिकल कंसिडरेशन, कि हमें वो एथिक्स को भी कंसिडर करना है। सो देयर इज कि हम डेट्रिएंट उसमें रुकावट भी एक आ गई है। सो बैरियर है वो मैनिपुलेशन के हवाले से। नेक्स्ट है मदर नेचर, जो हमारी जो क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल में स्टडी होती है वो क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर को हम स्टडी करते हैं क्योंकि हम उसको लैब में क्रिएट नहीं कर सकते। एडवांटेजेस हैं हमारे पास कि हम इसको नेचुरल अकरिंग में नेचुरल स्टडी मतलब कर सकते हैं, नेचुरल अकरिंग एनवायरनमेंट को स्टडी कर सकते हैं, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, और कुछ आपने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस आप कर सकते हैं, एंड हम ऑब्जर्वेशनल कोरिलेशन यहाँ पे प्रोसीजर यूज़ करते हैं। वीकनेस और कॉशंस क्या हैं, कि वीकनेस इसकी ये है कि आप लेस कंट्रोल होता है एक एक्सपेरिमेंटर का, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते इसी सिचुएशन को। कॉजेशन जो है वो यकीनी नहीं है कि कॉजेशन इसमें हो सकती है, और हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। डिपेंडेंट ग्रुप है क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल, ये भी अच्छे से देख लेने की क्वाज़ी एक्सपेरिमेंटल जो है वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। साइनर्जिज्म क्या होता है, और ये न्यूनेटल बिहेवियर पे स्टडी किया है ब्रेस्लेटर ने। रिग्रेशन टू द मीन, ये रिग्रेशन टू द मीन इसकी डेफिनेशन आ सकती है।
और यहाँ पे इसके MCQs में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि रेफर टू द फैक्ट दैट व्हेन अ सब ग्रुप विद एक्सट्रीम स्कोर्स। ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरली अकरिंग फिनोमिनन स्टडीड, कि हम जो नेचुरल अकर फिनोमिना है उसको कौन कौन से फिनोमिना को स्टडी कर सकते हैं, तो दैट इज़ ये MCQs में आ सकता है। लैब एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ, ये उनकी डॉक्टर जो साइमा गुल की गज़ल की अपनी एक रिसर्च है सेल्फ एस्टीम एंड रिकॉल एक्यूरेसी के हवाले से। इसकी लिमिटेशन पूछी जा सकती हैं कि ये लिमिटेशन क्या है। सैम्पल साइज छोटा था, टाइम एंड डिफ़िकल्टी थी ऑफ मेमोरी टास्क में, और डिड नॉट डू अ सेल्फ एस्टीम स्केल प्री टेस्ट, पहले प्री टेस्ट नहीं किया था उन्होंने। सो दैट इज़ ये लिमिटेशन थी उनकी, कुछ ड्रॉबैक्स थे स्टडी उनकी रिसर्च की। 9 एक्सपेरिमेंट्स इन सोशल साइकोलॉजी, तो सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट हुए हैं। फर्स्ट इंप्रेशन बायस जो है लोगों में, कि पहला इंप्रेशन जो है फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं, लास्ट इंप्रेशन। तो पहला जो इंप्रेशन है वो जल्दी चेंज नहीं होता। रिजल्ट्स क्या हैं, स्टडी की थी इन्होंने इसके हवाले से, और फिर स्टीरियोटाइप की देखा था कि लोगों में जो स्टीरियोटाइप बन जाते हैं उसको एक जो मीडिया है उसको वो कैसे प्रमोट कर रहा है। सो दैट इज़ यहाँ पे पूरी वो स्टडी आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रेंथ क्या है इसकी, स्ट्रेंथ्स यही है इफेक्टिवली रैंडमाइज्ड ग्रुप्स यूज़ करते हैं हम इसमें, और रिस्ट्रिक्टेड एक्सरसाइज उसको वो इफेक्टिव है। अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन की बनी, स्टोरी वॉज वेरी फेमिलियर, मतलब सारा स्ट्रेंथ्स को आपने पढ़ना है, लिमिटेशंस पढ़नी है। रिजल्ट्स जो हैं इसके वो इसकी स्टडी की थी। जर्नलिस्ट को भी चाहिए कि वो मीडिया जो है वो प्रोवाइड ना करे, वो बायस ना फैलाए इस तरह, ठीक है, वो प्रमोट ना करे प्रेजुडिस को, और ये स्टीरियोटाइप को कंट्रोल करने के लिए मीडिया जो है वो अपनी पावर को यूज़ कर सकता है सोसाइटी को चेंज करने के लिए। सो दैट इज़ ये इन्होंने इस पर स्टडी की थी। एक्सपेरिमेंट सोशल साइकोलॉजी, यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं कुछ। यहाँ पे ओबीडियंस टू अथॉरिटी है, इसके हवाले से पूछा जा सकता है कि ओबीडियंस टू अथॉरिटी जब किसका कौन से एक्सपेरिमेंट है, किस में किया जाता है, किस डिसिप्लिन में किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटल में, सोशल साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, तो ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सोशल साइकोलॉजी, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं सोशल साइकोलॉजी में, किस लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। मिलग्राम ने एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने कितने जो है वो शॉक्स थे, कितने उसकी वोल्टेज कितनी थी, 15 से 450, ये भी एक MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है। कितने पार्टिसिपेंट्स यूज़ किए थे, एज क्या थी उनकी। पार्टिसिपेंट्स को नहीं मालूम था कि जो शॉक्स हैं वो रियल नहीं हैं। मिलग्राम जो है वो इस वजह से फेमस हुआ है। मिलग्राम की कंक्लूजन क्या थी स्टडी की, कि लोग ओबे करते हैं ऑर्डर्स को जो कि अथॉरिटी उन्हें देती है। ओबीडियंस टू अथॉरिटी एनालिसिस किया उन्होंने बाद में, ठीक है। जब लोगों ने उन्हें मना कर दिया, यहाँ पे MCQs बन सकता है, जब लोगों ने रेजिस्ट किया कि वो काम नहीं करेंगे, शॉक नहीं देंगे, तो वो आपने फिर एक्सपेरिमेंटर ने एक जेंटल वे में कहा प्लीज़ गो ऑन, फिर उन्होंने जो है वो हार्डर वे में कहा कि ये इसेंशियल है, ज़रूरी है, इस तरह ये तीनों चीज़ें पॉइंट्स। उसके बाद सैम्पल बायस क्या होता है, हु आर ओबीडियंट वन, कि ओबीडियंट कौन थे ज़्यादा। लेस नाउन फाइंडिंग, इसमें से कोई आ सकता है MCQs में। बायस्टैंडर्ड इफेक्ट, बायस्टैंडर्ड इफेक्ट क्या होता है, रिडक्शन इन हेल्पिंग पीपल, यह यहाँ पे डेफिनेशन करनी है इसकी। सोशल साइकोलॉजी ने ये क्वेश्चन आंसर किया था आफ्टर द मर्डर ऑफ किटी, ठीक है, 1964। रिसर्चर लेटाने एंड डार्ले की स्टडी है फिनोमिनन कॉल्ड द बायस्टैंडर्ड इफेक्ट। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करें। डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट आ सोशल बिहेवियर हाइपोथेसिस, तो सोशल बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए आपने डिज़ाइन करना है, तो वो ये साइंटिफिक मेथड, ये उसके स्टेप्स हैं। वेल रिटन हाइपोथेसिस कि क्या होती है। अच्छा, यहाँ पे वेल डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ ज़रूरी है, तो उसके लिए वेल रिटन हाइपोथेसिस होना ज़रूरी है। सोशल फैसिलिटेशन की डेफिनेशन है, इसको आप कर लें MCQs के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। नाउ सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो सोशल साइकोलॉजी होती क्या है, साइकोलॉजिकल स्टडी जहाँ पे सोसाइटी जो है वो अफेक्ट कर रही है किसी इंडिविजुअल को, तो वो आपने उसको टेस्ट करना, उसको देखना होता है।
कि लोग एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सोशल फैसिलिटी एंड सोशल लॉफिंग पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ और इसकी डेफिनेशन करनी है दोनों की। सोशल फैसिलिटेशन या सोशल लॉफिंग में डिफरेंस क्या है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एक्सपेरिमेंट्स ऑन कन्फर्मिटी, यहाँ पे कन्फर्मिटी पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था और वो कन्फर्मिटी का एक्सपेरिमेंट किस पे था, ठीक है। तो ये डेफिनेशन करनी है इसकी। और यहाँ पे जो मेन जो इवेंट हुआ था फेब में 1999 में न्यूयॉर्क सिटी पुलिस के हवाले से, जो उन्होंने एक मर्डर किया था एक ब्लैक पीपल मतलब था, जो इनका जो रेशल इनका बायस्ड है, जो रेशल प्रेजुडिस था, उस हवाले से उन्हें लगा कि जो वो ब्लैक पीपल वो पर्सन है उसके पास गन है लेकिन वो अपना वॉलेट निकाल रहा होता है तो उसको शूट कर देते हैं वहीं पे। तो ये था कि बायस जो है लोगों में पहले जो प्रेजुडिस होता है उस पर वो लोग डिसीजन बनाते हैं और इसी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर एथिक्स इन एक्सपेरिमेंट, एथिक्स क्या होते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन। प्रोफेशनल एथिक्स क्या हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो ये इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है कि एथिकल प्रिंसिपल्स की एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं। एथिक कोड क्या है, एथिक कोड के हवाले से डेफिनेशन उसकी, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। एथिक्स मॉनिटरिंग बॉडीज़ कौन सी हैं एथिक मॉनिटरिंग की, ये इस पे एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि ये एथिक का जो है वो इसमें सेलेक्ट करें कौन सी एथिक जो है वो एथिक मॉनिटरिंग बॉडी है। मॉनिटरिंग पाकिस्तान वाली कौन सी है, या फिर इंश्योरिंग एथिक्स इन एक्सपेरिमेंट, कि हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं अपने एक्सपेरिमेंट में एथिक्स को। अप्रूवल, तो अप्रूवल किससे लेते हैं हम एथिक्स के लिए, कंसेंट फॉर्म लेते हैं, वो क्या होता है, उसमें 3 चीज़ें हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रूवल, 5 जनरल प्रिंसिपल ऑफ एपीए कोड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप जनरल प्रिंसिपल बताएं एपीए कोड के। और इनकी डेफिनेशंस एमसीक्यूज़ के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। राइट्स ऑफ पार्टिसिपेंट के राइट्स क्या हैं, एक क्वेश्चन हो सकता है, उसके अलावा उसमें इसको डिफाइन करना है आपने, एंड इसकी डेफिनेशन एमसीक्यूज़ के हवाले से। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, और ये जितने भी हाईलाइटेड हैं इसको अपने अच्छे से देख लेना है क्योंकि इसमें डेफिनेशन ही हैं मोस्टली। ये कवर स्टोरी क्या होता है, एथिकल डायलेमा क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या पूछते हैं, और एनोनिमिटी में क्या होता है, डिसेप्शन एंड डीब्रीफिंग। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसेप्शन एंड डीब्रीफिंग में डिफरेंस बताएं, और हाउ डिसेप्शन इज़ इनएविटेबल, तो ये क्यों जो है वो ज़रूरी है। डिसेप्शन कभी कभी ज़रूरी हो जाती है डिसेप्शन, और एक थोड़े से जो कौन से वेज में डिसेप्शन ज़रूरी है वो उसको भी डिफाइन करना। इसको आपने अच्छे से रीड करना है। स्टैंडर्ड डिसेप्शन इन रिसर्च, कि कौन सी डिसेप्शन जो है वो अप्रूव्ड है, कौन सी डिसेप्शन आप कर सकते हैं, किस हद तक आप डिसेप्शन को अपने एक्सपेरिमेंट में कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डीब्रीफिंग, वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट, मोस्टली जो एथिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही एथिक इसीलिए बनाए जाते हैं कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट की वेलफेयर के लिए। स्टैंडर्ड अवॉइडिंग हार्म, यानी आप हार्म को अवॉइड करना चाहते हैं। एथिकल इश्यूज़ इन कॉन्टेक्स्ट, इस हवाले से एथिकल इश्यूज़ क्या हैं, जैसे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वेल्टन ने एक, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेंट में डिप्रेशन को इंड्यूस किया था। उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उन पार्टिसिपेंट्स को दोबारा डिप्रेशन से निकाल लें जो कि उनकी एक्सपेरिमेंट की वजह से इफेक्ट हो गए थे। वेलफेयर ऑफ एनिमल सब्जेक्ट्स, जैसे ह्यूमन के सब्जेक्ट की वेलफेयर ज़रूरी है वैसे एनिमल सब्जेक्ट की जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं उनकी वेलफेयर भी ज़रूरी है। तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस हैं वो चेक करनी है, और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। ये साइकोलॉजिस्ट जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एथिक्स कोड क्या है, 5 जनरल प्रिंसिपल ऑफ एपीए कोड में दोबारा वही क्वेश्चन, वो 5 जो है मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि 5 पॉइंट्स हैं इसके। गुड प्रैक्टिस, अच्छा प्रैक्टिस जो है वो करनी ज़रूरी है आपको साइकोलॉजिस्ट को, और किस चीज़ में। बेनिफिट्स एंड नॉन बेनिफिट्स, ये ऊपर वाले पॉइंट्स उसको ही एक्सप्लेन किया है, उसी की डेफिनेशन आपने उसको देख लेना है। एथिक्स इन एक्सपेरिमेंट्स, क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, साइकोलॉजिस्ट जो वो उन्होंने डील की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। मेथड्स, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट किया जिम्बार्डो एंड उसके कलीग्स ने।
ब्रूटैलिटी पे, और ये गार्ड प्रिजन पे, जो अमेरिकन प्रिजन थे उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी गार्ड्स की, जो अफेक्ट कर रही थी, जो जितने भी प्रिजनर थे उनको अफेक्ट कर रही थी। तो ये जिम्बार्डो और उसके कोलीग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं, प्रिजन में एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी वजह से क्या हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। सम थेरेटिकल एक्सप्लेनेशन, जैसे कि उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी है थेरेटिकल कि डी इंडिविजुएशन के नाइंसाफ़ी, मतलब ना इंसानी सलूक होता है, उनके साथ गैर इंसानी सलूक होता है, लर्नड हेल्पलेसनेस, ये चीज़ें जो है ये उन्होंने नोटिस की हैं प्रिजन में, जो कि प्रिजनर जो है अफेक्ट हो रहे थे, जिससे फिर एथिकल क्रिटिसिज्म क्या हुआ उस पर कि ये जो स्टडी थी, जो एक्सपेरिमेंट था, वो उस पर क्रिटिसाइज़ किया गया, किस हवाले से क्रिटिसाइज़ हुआ था। देन कंट्रीब्यूशन क्या है उस स्टडी की, तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन के वो जो ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूव हुआ, प्रिजन के रूल्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए, उस तरह एथिक्स जो है वो इम्प्रूव हुए थे प्रिजन में।